नमस्कार। न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं अखिलेश यादव के सीक्रेट प्लान की। वो सीक्रेट प्लान जिसको लेकर के अभी 2 दिन पहले ही लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर एक बैठक हुई, जिसमें एक नारा, एक लाइन दी गई कि 80 हराओ भाजपा हटाओ। लेकिन ये 80 सीटें हराई कैसे जाएंगी, इसका क्या फार्मूला है और अखिलेश यादव कैसे चुनौती देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारी भरकम टीम को, जो उत्तर प्रदेश में लगातार काम कर रही है। अभी हमने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान देखा कि किस तरीके से सवालों का पिटारा लेकर के अखिलेश यादव मैदान में आए थे और जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके एक एक सवालों का जवाब भी दिया। और वो तकरार भी हमने देखी विधानसभा में, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में हुई। तमाम सवाल ऐसे थे जिनको लेकर के अखिलेश यादव सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। उन्होंने आवारा जानवरों का मुद्दा उठाया, उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया, उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया। लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से इन तमाम सवालों के जवाब दिए गए। तो आने वाले वक्त में अखिलेश यादव जो सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए तमाम सवाल लेकर के जनता के बीच जाएंगे और उसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास डबल इंजन की सरकार की वो तमाम योजनाएं हैं जिनका लाभ आम लोगों को मिल रहा है। तो 80 में 80 विधानसभा सीटें जीत 80 में 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी मैदान में है और 80 में से 80 ही सीटें हराने के लिए समाजवादी पार्टी पूरा जोर लगाने की बात कर रही है। एक तरफ इंडिया है तो दूसरी तरफ एनडीए, और इन सबके बीच में उत्तर प्रदेश की वो सियासत है जो जिस करवट भी जिसके पक्ष में बैठेगी, दिल्ली की कुर्सी पर उसी का ही कब्जा हो जाएगा। इसलिए बार बार अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है तो उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी से छीन करके इंडिया के खाते में लानी होगी। तो आखिर क्या फार्मूला है और कैसे भारतीय जनता पार्टी इससे निपटेगी, इस मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शरद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन मनीष हिंदवी जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी से मनोज यादव जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इसके अलावा करमवीर आजाद जी, जो दलित चिंतक हैं, बहुजन समाज के चिंतक हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी भी इस चर्चा में थोड़ी ही देर में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। तो आज हम इस बहस की शुरुआत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। सर, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक नारा दिया, अपने कार्यकर्ताओं को एक मंत्र दिया, उन्होंने कहा कि 80 हराओ भाजपा हटाओ, यानी उत्तर प्रदेश से अगर आपको बेदखल कर दिया जाए तो देश की सत्ता पर काबिज होना आपके लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो अगर हम ये कहें कि आने वाले वक्त में देश में जो लोकसभा चुनाव होने हैं वो एक तरफ और उत्तर प्रदेश की रणभूमि एक तरफ, तो कैसे निपटेंगे आप अखिलेश यादव के इस फार्मूले से, अखिलेश यादव की इस चुनौती से? चरण जी। मानस जी, पहले तो आपके जैसे पहले वक्तव्य में ये कहा गया कि साहब ये तो इनका सीक्रेट प्लान है, तो ये सीक्रेट प्लान तो इनका 2014 से था, लेकिन क्योंकि इतना सीक्रेट था जनता समझ ही नहीं पाई है क्या करना चाहते हैं। तो जितनी बार पिछले 9 साल में चुनाव में गए हैं उतनी बार इनको इनका रास्ता दिखा दिया गया है। तो वो तो इनका क्या प्लान है वो तो ये खुद बताएं। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह का विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है हमें कहने की जरूरत नहीं है, अब तो जनता कह रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 70-75 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मुख्यमंत्री को दोबारा जिता के लाया गया है। तो ये जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। अब ये तो इनको बताना है कि इनको क्या चाहिए, ये क्या करना चाहते हैं। जिनकी नाव जो है तालाब में डूब जाती है वो समुद्र में कैसे तैराएंगे, हम और आप अभी तक तो ये प्रश्न है। अगर ये बता दें तो बहुत अच्छी बात है। मनोज यादव जी, भाजपा हराओ देश बचाओ, निश्चय ही अगर जी आप नारा बिल्कुल बिल्कुल भाजपा हटाओ देश बचाओ, तमाम तरीके के नारे तो आप लोग दे रहे हैं, लेकिन निपटेंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, बीजेपी से निपटने की सारी व्यवस्था मानस जी हो चुकी है। वो समय समय पे आप जो हमारी मीटिंगें हो रही हैं इंडिया की, चाहे वो बिहार में हो, चाहे बेंगलोर में हो, या आप महाराष्ट्र के मुंबई महानगर में हो, इसके बाद उत्तर प्रदेश में हो, फिर अन्य स्टेटों में भी जिस तरह से मीटिंग होती रहेंगी,
हर मीटिंग में बीजेपी अपने प्यारे तरीके से निपट रही है, बड़े धीरे धीरे, स्लोले स्लोले। बड़ी तो बड़ी तेजी से थी 2014 से अब तक, लेकिन उनका काम हम धीरे से बेहतर तरीके से इनको, जैसे मैंने कि कल कहा था कि इनको हम उनकी कक्षा में स्थापित कर देंगे जिस कक्षा से ये ग्रह आता है, और वो ग्रह विपक्ष का कक्षा है, विपक्ष में ही बड़ा अच्छा वर्क करता है, तो इनको हम विपक्ष की कक्षा में स्थापित कर देंगे 2024 के लोकसभा के चुनाव। जो उत्तर प्रदेश में लगातार अर्थव्यवस्था को लेकर बातें की जा रही हैं, वो बात दुर्भाग्यपूर्ण। आखिर मैं अगर तुलना करूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 40 लाख करोड़ से ऊपर का एमओयू साइन किया उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए। ये 40 लाख करोड़ रुपए अगर आप सुन रहे हैं, तो ये पैसे हमारे, आपके और जो उत्तर प्रदेश के वासी हैं, हमारे मनीष जी हैं और हमारे जितने पैनल में साथी हैं, यूपी के अलग जो अगर डिबेट में बैठा है इसमें, तो उसके जेब में नहीं जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश वासियों की जेब में जरूर आएंगे। मानस जी, आपको मिल गया होगा क्योंकि मीडिया सेक्टर में बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, तो आपकी भी सैलरी पैकेज में इंक्रीजमेंट हो चुका होगा, क्योंकि 40 लाख करोड़ रुपए किसी स्टेट में अगर एमयू के द्वारा, मतलब गैर बजट का पैसा, सरकार के बजट का पैसा नहीं, गैर बजट का इन्वेस्टमेंट आता है, तो वो स्टेट बड़ी तेजी से ग्रो करता है। लेकिन मैं दूरबीन लेके खरीद के मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि ये 40 लाख करोड़ रुपए लगा कहां उत्तर प्रदेश में, ट्रिलियन बिलियन की बात हो रही है, ये पैसा जा कहां रहा है उत्तर प्रदेश में। तो मैं जब इसको देखता हूं, तो वही जो उत्तर प्रदेश के आम जनमानस का जो खून पसीने का टैक्स, जीएसटी का पैसा जो है, वही पैसा गुजरात जा रहा है। बाकी जो ये इन्वेस्टमेंट की बात है, इसमें कुछ भी सत्यता नहीं है। गुजरात के व्यापारी हर सेक्टर में उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, और वो अपना उत्तर प्रदेश के आम जनमानस का, क्योंकि ये बात मैं इसलिए बड़ी पीड़ा से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश कोई बंदरगाह वाला स्टेट तो है नहीं, ना कोई आर्थिक राजधानी है देश की, ना बेंगलोर की तरह है, ना तमिलनाडु की तरह, ना केरल की तरह, ना उड़ीसा की तरह की बंदरगाह हमारे पास हो या बड़ा व्यापार होता हो। सिर्फ कृषि प्रधान आधारित स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता है। उसमें गन्ना भी है, चावल, धान भी है, गेहूं भी है, चना भी है, तमाम सारी फसलें हैं। उसको लूट के उत्तर प्रदेश का आम जनमानस का पैसा गुजरात के ठेकेदारों, व्यापारियों और मोदी जी के तमाम सारे साथियों को दिया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को जो बता रहे हैं कि बड़ा बढ़ा हुआ है, हर साल दर साल बजट बढ़ता हुआ जा रहा है, तो मुझे एक आंकड़ा याद आता है, 6 लाख करोड़ से ऊपर का बजट 2023-24 का योगी आदित्यनाथ जी ने प्रस्तुत किया। और आपको एक ही बजट बताऊंगा, एक ही सिस्टम का। स्वास्थ्य विभाग में 40% पैसा खर्च हुआ, जो एक अच्छा खासा, आधे से कम थोड़ा सा है बस। सामाजिक कल्याण विभाग है सर, समाज कल्याण विभाग है, 8% पैसा खर्च हुआ है टोटल बजट का। 8, 60 नहीं बोल रहा हूं, 8। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के गांव का विकास किस आधार पे किया जा रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है। इस सारे झूठ को, पर्दे को हटाने के लिए इंडिया की स्थापना हुई, और इंडिया के राजनीतिक दलों के द्वारा उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार को हम नस्तो नाबूद कर देंगे। इसमें किसी तरीके का कोई शक सुबह में नहीं रहा। लेकिन पीडब्ल्यूडी का आप बजट उठा के देख लीजिए, कितना महत्वपूर्ण बजट है। गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई, पूरा उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया, और जब बजट उठा के देखोगे तो वो 25-30% ही बजट खर्च हो पाया। आप ये कल्पना करिए कि ये सरकार किस लेवल का सच्चाई और ईमानदारी से झूठ बोलती। मैंने सच्चाई ईमानदारी शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि जब कोई काम बड़ी शिद्दत से किया जाता है, उसमें उसकी ईमानदारी झलकती, यानी कि झूठ भी सरकार बोलती है तो बा ईमानदारी झूठ बोलती है, और बड़ी सफाई से बोलती है कि आम जनमानस उसके बारे में जान ही ना पाए। मुख्यमंत्री जी का भाषण देखिए, वायरल हो रहा है, जब उन्होंने सदन में कहा अभी राष्ट्रपति जी के सामने कि उत्तर प्रदेश में इसलिए अस्पतालों में भीड़ है कि इलाज के लिए लाइन लगी, सुविधाएं बड़ी अच्छी। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में दवाई का पैसा नहीं है अस्पतालों में, और एम्बुलेंस चलाने का पैसा नहीं। बताइए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में राजपाल भवन के सामने प्रसव हो जाता है, एम्बुलेंस चलाने का पैसा नहीं उत्तर प्रदेश सरकार के पास। ये इतने सारे लूपहोल्स उत्तर प्रदेश सरकार के सामने आ चुके हैं कि मानस जी अब क्लियर है कि उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में बीजेपी को 80 हराओ, भाजपा हटाओ के फार्मूले पे पूरी तरीके से तत्पर हो गई है। इंतजार है समय का। लेकिन मनोज यादव जी, कभी ये भी नहीं देखा गया कि कोई डिप्टी सीएम अपनी
गाड़ी में किसी बच्चे का नाम लेकर के उसके परिवार को लेकर के जाए और उसके अंतिम संस्कार में शामिल हो, ये एक अलग विषय है। ये बात सही है कि ये घटना बहुत दिल दहलाने वाली घटना थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इतना बड़ा स्टेट है, आपकी भी सरकार रही और भी सरकारें रही, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल रहा, उस पर अभी बहुत काम किए जाने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ। लेकिन मनीष हिंदवी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता होने के साथ साथ एक बहुत बेहतर अर्थशास्त्री भी है। उनसे भी समझना चाहेंगे। मनीष हिंदवी जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ये दावा कर रही है कि वो उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीत करके आएगी, क्योंकि उसने बहुत काम किया, उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको रफ्तार दी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 4 गुना तक ले जाने की बात वो करते हैं, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, बहुत सारी योजनाओं की बात करते हैं, एक लाभार्थी वर्ग भी उन्होंने खड़ा किया जो एक बड़े वोट बैंक में तब्दील हुआ है। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाई जा रही हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि एक लाभार्थियों का बहुत बड़ा वर्ग है जो उस योजना से लाभान्वित हो रहा है और सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है, क्योंकि 2022 के जो विधानसभा चुनाव के परिणाम है उसमें उसकी झलक भी देखने को मिली। मनीष हिंदवी जी, देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। लाभार्थियों का एक वर्ग तैयार करके वोट लेना और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाना। मैं अर्थशास्त्री हो सकता हूं, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर आप भी ये बेहतर समझते हैं कि पैसे का निवेश जब तक सही जगह पर नहीं होगा तब तक अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट नहीं होगा। लोगों को 5 किलो फ्री राशन देना, एक उनके घर पे गैस दे देना, उनके खाते में पैसा भेज देना, ये एक मसला है, और रोजगार जनरेट करना दूसरा है। जब मैं रोजगार की बात करता हूं तो ये मतलब नहीं कि मैं कहता कि सरकार ही सारे रोजगार देगी। सरकार अपने जो रोजगार देती है मैं उसको डेवलपमेंट नहीं मानता। हम निजी क्षेत्र को इतना विकसित कर दें, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इतना विकसित कर दें कि लोग कमा खा सके, उनके घर में पैसा जाए, यही तो विकास है। सवाल इस बात का है कि जब हमारे पैसे का एक मेजोरिटी पैसा इन्हीं सब रेवड़ियों में बढ़ जाएगा तो हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे। जो बार बार सरकारें कहती हैं कि साहब हम वो यहाँ कहते हैं हम 1 ट्रिलियन बना लेंगे, वो कहते हैं हम 5 ट्रिलियन बना लेंगे, इसका कोई रास्ता होगा ना कि हम कैसे बनाएंगे। एक 2-3 डेटा आपके सामने रखना चाहूंगा जो उससे कुछ चीजें और बेहतर होंगी। अभी जो हमारी 23-24 का बजट आया है तो उसके हिसाब से $295 बिलियन, मतलब $294.44 बिलियन की इकोनॉमी हमारी है। 27 तक हम कहते हैं कि हम 1 ट्रिलियन कर देंगे। इसका मतलब जो है हमें अपना जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको 5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में वो है 5.6 लाख करोड़ का, उसको ले जाना पड़ेगा 27 लाख करोड़। एग्रीकल्चर को 2.5 गुना बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 4.7 लाख करोड़ से 11.8 लाख करोड़ ले जाना पड़ेगा। सर्विस को 10 लाख से 40 लाख करोड़ ले जाना पड़ेगा। हमारे सारे सेक्टर्स मानव भाई 4% और 5% की एवरेज से ग्रो कर रहे हैं और ये कहीं नहीं लगता कि ये इतने गुना हो पाएंगे। तो जब हमारे सेक्टर्स बढ़ेंगे नहीं तो इकोनॉमी ट्रिलियन की होगी कैसे? एक बहुत बड़ा सवाल है ये। अभी जो पिछले साल जो आंकड़े आए उससे काफी एक भ्रम बनाने की कोशिश की गई। साहब देखिए 20% इकोनॉमी बढ़ रही है और वो सेक्टर 30% से बढ़ जा रहे हैं। उसमें हुआ सिर्फ इतना था कि जिस साल कोरोना था उस साल हमारा जो ग्रोथ था वो निगेटिव में चला गया था, तो हमारा बेस बहुत कम हो गया था। तो अगर मान लीजिए कि कोई चीज निगेटिव में है तो उसके ऊपर अगर 1 और 2% से भी हम ग्रो करते हैं तो वो बहुत ज्यादा लगता है। सीधा सिंपल फॉर्मूला ये था। अगर आप उसके पहले की ग्रोथ को देखें तो 4%, 5%, एग्रीकल्चर 2% और 3% की दर से बढ़ रहा है। सवाल इस बात का है कि क्या इस से आप इकोनॉमी को बढ़ा पाएंगे, एक बात। दूसरी बात, मेरे ये कहते ही तमाम लोग मेरे ऊपर ये कह के कूद पड़ेंगे कि साहब वो एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है और जिसमें 33 लाख करोड़ रुपए का वादा हो जा रहा है। इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सारे जो समिट पर असाइनमेंट एमओयू साइन होते हैं ये अगले दिन कचरे के डब्बे में फेंक दिए जाते हैं। 18 से हो रहा है। मैं लगातार नेट पे ढूंढता रहा तो बड़ी मुश्किल से कुछ आंकड़े मिल पाए कि साहब मसला ये नहीं है कि कितना कमिटमेंट कर दिया गया कि हम देंगे, मसला ये आया कितना, रियलाइजेशन कितना हुआ। अब तो इन्वेस्टर सबमिट होते होते बहुत लंबा अरसा हो गया ना। 18 वाले को सोचिए भाई, 23 वाले में तो अभी वादा किया है भाई। पिछले साल जिन लोगों ने कहा कि हम 50,000 करोड़ देंगे वो इस साल गायब हो गए। नए आ गए कह रहे हैं 50,000 करोड़ देंगे। कहां दोगे, क्यों दोगे, कैसे दोगे, कुछ नहीं पता। एक डेटा और है आपके सामने। 18 में जो साइन हुआ था उसमें 1045 एमओयू साइन हुए थे, लगभग 4,28,000 करोड़ के,
और आप जानते हैं इसमें से आया कितना? DPIIT का डेटा, यानी सरकारी आंकड़ा है, मेरा नहीं है ये। 12,934 करोड़ 48 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट हुआ था। वादा कितने का हुआ? 4 लाख से ऊपर करोड़ का। आया कितना? 12,934 करोड़। अब तक 5 साल तो हो गए लगभग लगभग ना। तो सही सवाल ये है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं, कहीं भी हो रहे हैं, ये एक नया तमाशा शुरू हो गया है कि साहब इन्वेस्टर समिट्स होते हैं, खूब बढ़िया चाय नाश्ता लगता है, खाना लगता है, सजावट होती है, ढेर सारे लोग आते हैं, MOU साइन होता है, फिर अगले दिन गायब हो जाते हैं। ना कोई पैसा, हाँ पैसा सिर्फ उतना खर्च होता है जितना आना, फोटो खिंचाने और पेपर ऊपर और जो पैसा खर्च हो जाता है उतना ही खर्च होता है। रियलाइजेशन आप यकीन नहीं करेंगे 1%, 2% और 4% पर है। दूसरी बात, यूपी जैसे स्टेट के लिए हम बार बार जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, माना बड़ा दुर्भाग्य है कि ये केवल NCR के डेवलपमेंट पर हम फोकस करके रह जाते हैं। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है जिसमें कई कई देश आ जाएंगे, और हम सिर्फ NCR के डेवलपमेंट को दिखा दिखा के डेवलपमेंट की करते हैं। जब तक एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट नहीं होगा ना, हम पूरे स्टेट का जब तक डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तीसरी बात, आज भी जो पैसा आ रहा है इस तमाम स्टेट्स में, वो गुजरात जा रहा है, तमिलनाडु जा रहा है और महाराष्ट्र जा रहा है। हम उसमें बहुत पीछे हैं जो पैसा आ रहा है। चौथी बात, पॉवर्टी के इंडेक्स में अभी भी हम तीसरे नंबर के गरीब हैं पूरे देश में। देखिए, बात करना बहुत आसान है, सपने बुनना बहुत आसान है। ये कहते ना कि साहब हम 27 तक 1 ट्रिलियन कर देंगे, हम 40 तक 6 ट्रिलियन कर देंगे, हम 47 में ये कर देंगे, ये कौन देखने जा रहा है? 15 में कहा गया कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 22 में 22 आगे बीत गई, किसानों की आय तो दुगनी हुई नहीं। देखिए, लफाजी से कुछ नहीं होगा। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स में फर्क सिर्फ इतना है कि राजनीति में जुमले चल जाते हैं, अर्थशास्त्र में नहीं चलेंगे। हमको अगर अच्छी पॉलिसीज चाहिए तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका इम्प्लीमेंटेशन। अगर इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है तो डेवलपमेंट नहीं होगा। चलिए, प्रमोद गोस्वामी जी भी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो गए। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको लेकर के वो जनता के बीच जाती है, और बार बार मैं इस बात का जिक्र भी करता हूं कि लाभार्थियों का एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया गया है जो शायद इस डर से बीजेपी को वोट करता है कि अगर सरकार पलट गई तो शायद मुफ्त राशन ना मिले, तमाम दूसरी सुविधाएं हैं वो शायद ना मिले। लेकिन इन सबके बीच एक दूसरी हकीकत ये भी है कि विपक्ष के पास भी ऐसा डाटा, जैसा कि मनीष तिवारी जी जिसका जिक्र कर रहे थे, या मनोज जी ने जिसका जिक्र किया, कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अधूरी रह गई, जिनके लिए सपने तो हमने बहुत देखे लेकिन वो अभी पूरे होने से उसको कोसों दूर है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी ये नारा देती है या ये लाइन देती है कि 80 हराओ भाजपा हटाओ, या बीजेपी ये कहती है कि हम 80 में 80 लोकसभा सीटें जीत के आएंगे, मिशन 80 का ख्वाब लेकर के वो आगे चल रही है, आप कहां देखते हैं कि आखिर इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई में उत्तर प्रदेश की किसकी जमीन को आप ज्यादा मजबूत देख रहे हैं? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश में अगर 24 के चुनाव को अगर थोड़ा सा आकलन किया जाए तो देखिए, उत्तर प्रदेश में वास्तविकता ये है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा दो ही बड़े हैं, और इन दो के बीच ही इनके संगठन, इनके नेता या इनके पास जमीन है। बाकी कांग्रेस के पास कोई जमीन नहीं है, बसपा जमीन से बाहर हो गई है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आप कह रहे हैं तो आरएलडी या जयंत चौधरी के पास पश्चिम के कुछ जिलों में जो जाट बाहुल्य हैं, वहां थोड़ा सा उनका अपना एक प्रभाव क्षेत्र कह सकते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने आज नहीं, ये तो अखिलेश जी ने तो अभी ये दिया है 80 में 80 हराओ, ये उसका जवाब था जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अब हम उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें जीतेंगे। ये समाजवादी पार्टी ने या अखिलेश यादव ने उसका काउंटर किया था। लेकिन देखिए, ये ठीक है कि पिछले कुछ चुनाव में या 16 के बाद से भारतीय जनता पार्टी यहाँ बराबर जीतती आई है, दोबारा फिर उसने सरकार बनाई है। समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से जो उसकी ताकत थी, उस ताकत में उसका इस बार तो जरूर उसको कुछ लाभ 22 के चुनाव में विधानसभा में मिला, लेकिन इससे पहले तो उसकी अच्छी पराजय भी हुई थी। अगर अब आज के वर्तमान समय में अगर जो मेरी नज़र में मूल्यांकन है कि अगर जो ये इंडिया बना है या जो सारे दलों ने मिलके
एक भारतीय जनता पार्टी को रोकने का जो प्रयास किया है, शायद जो अखिलेश जी ने उसी आधार पर ये बात कही कि 80 में 80 हराओ, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। और 80 जीतना तो बहुत बड़ी बात है, जो अपनी सीटें हैं उसको बचा लेना ही बड़ी भारी उपलब्धि होगी मुझे लगता है। कि और आज ही जो खड़गे साहब ने नहीं, वहाँ एक दिल्ली में किसी नेता ने ये बात कही है, जो एनडीए में शामिल है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि 450 सीटों पर तो हम लोगों ने ये तय कर लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले एक प्रत्याशी खड़ा करेंगे। तो अगर ये स्थिति होगी तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी घाटे में रहेगी और उसको नुकसान में होगा। उसके कई कारण भी हैं। खाली अगर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का मूल्यांकन किया जाए तो मुझे लगता है कि कुछ संगठित अपराध पर तो जरूर उन्होंने प्रभावी अंकुश लगाया है, या उन बड़े बड़े माफियाओं को, भू माफियाओं को, इन लोगों पर तो उन्होंने अंकुश लगाया है, उन पर कड़ी कार्रवाई भी की है, कुछ जमीनें जो कब्जाली थी उनको छीना भी है। वो अपनी जगह पर एक उपलब्धि वो गिना सकते हैं। इसके अलावा चाहे आप नौकरी ले लीजिए, चाहे आप महंगाई ले लीजिए, चाहे आप गरीबी ले लीजिए, चाहे और विकास के किसी भी, मुझे विकास में कहाँ, किस जगह, किस क्षेत्र में विकास हुआ मुझे कोई नहीं दिखा। इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी, खाली ये जरूर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में आप कह सकते हैं कि जो इन्होंने, वो भी अखिलेश यादव के शासनकाल में शुरू हुए थे, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, या इधर के कुछ ये शुरू हो रहे हैं। ये जरूर थोड़ा बहुत इन दो चीजों को तो दे सकते हैं। किसानों की आय की, जो अभी मनीष जी ने कहा, किसानों की आय दोगुनी कहाँ हुई, आप रोजगार कहाँ बढ़े। सिर्फ आप खाली जो अभी आपने भी ये बात कही, वो बिल्कुल बहुत सटीक कही। एक चुनावी आधार पर विकास की बात तो जरूर समझ में आती है कि उन गरीबों को 5 किलो गेहूं दे देंगे, 2 किलो चावल दे देंगे, 1 किलो चीनी दे देंगे। तो इससे उन जो, अच्छा, और इस प्रदेश में एक गरीबी का लेवल ज्यादा है, तो वो जो गरीबी लोग हैं उन लोगों को तो भले ही वोट बैंक के लिहाज से वो उन्होंने अपना सेट कर लिया हो, या उस आधार पर वो कोई लाभ ले लें तो वो थोड़ा बहुत मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में अब धीरे धीरे जो अपने वादे हैं वो पूरे न किए, वो एक्सपोज होती जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि ये 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, बहुत आसान नहीं है। और विपक्ष ने जिस ढंग से लामबंद हुआ है, तो ये भी देखें कि भारतीय जनता पार्टी 30, 35, 36, कहीं 40% पर वो जीतती रही है, लेकिन बाकी 60% तो विपक्ष का बिखराव रहा है। वो अगर ये खाली सारे वोट बैंक, अगर ये जो बिखराव वाले थे, जो बटे रहते थे, उसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता था बड़े करीने से, या मजबूरी कह लीजिए, करीना कह लीजिए, या युक्ति कह लीजिए, उसको संज्ञा आप कुछ भी दे दें, जिस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया है, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगी, और बड़ी चुनौती होगी, बहुत आसान नहीं होगा। जहां तक जो आपने $1 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं विकास की, मैं खाली, बाकी तो मनीष जी ने सारी बात रख दी, उसको रिपीट करने से, समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ, और उन्होंने बिल्कुल सच, कड़वा सच कहा है। मैं खाली एक, जो मनीष जी ने नहीं कहा, मैं एक उदाहरण दे दूं कि पूरे जो उन्होंने कहा मनीष जी ने, कि खाली एक क्षेत्र के, या आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, या गाजियाबाद, या इधर चले जाइए, उसके विकास से, मेरठ, उसके विकास से प्रदेश का विकास नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने और योगी जी ने एक बड़ी, बहुत बेहतरीन योजना निकाली थी कि 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। वो आज तक जो है, वो आज तक कहीं इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया। अभी जो मुख्यमंत्री जी के वो रिटायर हो गए, वो उनके बड़े करीबी थे और उनकी सारी योजनाओं को देखते भी थे। एक दिन उनसे जब बात हो रही थी तो हमने उनसे जब ये कहा, तो उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि हाँ गोस्वामी जी, ये बात सही है, ये योजना बड़ी अच्छी थी, लेकिन नहीं हो पाया। अब अलीगढ़ चले जाइए, ताले का, वहां क्या आपने प्रोडक्ट दे दिया, या उसको क्या डेवलपमेंट पे किया। आप पीतल मुरादाबाद में चले जाइए, क्या दे दिया। फिरोजाबाद में चले जाइए, चूड़ियों का, उसमें क्या डेवलपमेंट कर दिया। तो जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर वो वहां पर, ये इतनी बढ़िया योजना थी, अगर इसको शासन मजबूती से बढ़िया ढंग से ही चलाता, तो मैं समझता हूँ रोजगार की दिशा में भी एक सार्थक प्रयास होते, जिले का विकास भी होता। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ हवा हवाई है। ये जितनी भी
चीजें ये दावे किए जा रहे हैं 24 को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं कि हम $100 ट्रिलियन कर देंगे, अमेरिका पीछे हो जाएगा, चाइना भाग जाएगा, ये सब चुनावी हवाई बातें हैं। मुझे इसमें धरातल में तो कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। तीसरी बात ये कि आप देखिए कि कितने समिट हुए। सबसे पहले किया था मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, जब अमर सिंह थे तो वो अंबानी वगैरह सारे देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाके सबसे पहले उन्होंने किया था, लेकिन उसका कोई रिजल्ट आज तक नहीं मिला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मतलब 3-4 कर चुके हैं, लेकिन वहां एमओयू तो साइन हुए, वो तो आप कर दीजिए कि हमने 1,000 करोड़ के, 1,00,000 करोड़ के, 10 लाख करोड़ के हमने कर दिए, लेकिन सवाल ये कि धरातल पे कितने उतरे। वो प्रोजेक्ट साइन हो जाते हैं, उस समय सुर्खियों में ले आते हैं, विकास का ढिंडोरा पीट दिया जाता है, लेकिन धरातल पे उत्तर प्रदेश जहां था वही है। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई विकास है और न कोई इसमें कोई डेवलपमेंट दिखाई दे रहा। रोजगार, बेरोजगारी, गरीबी जो स्थितियां थी, वो बेरोजगारी की स्थिति भयावह है, महंगाई आज इतने चरम पर है कि लोगों का जीना दूभर है। तो आप ये कौन सा विकास हो रहा है, कहाँ विकास हो रहा है, मेरी समझ के तो परे है। चलिए प्रमोद जी, आपने पूरा विश्लेषण करके समझाया, लेकिन एक चीज जो है जिसको हम लोगों को जरूर समझना चाहिए कि राजनीति में जोड़तोड़ बहुत मायने रखता है, और शायद यही वजह है कि हर सियासी दल अपने जोड़तोड़ में लगा हुआ। क्योंकि अगर बहुत सावधानी से मैं कहूं कि अगर विकास के भरोसे ही अगर चुनाव जीते जा रहे होते तो दिल्ली से कभी शीला दीक्षित की सरकार ना जाती, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को बाहर ना होना पड़ता, जो भी 2-3 साल में वो काम कर पाए। साइनिंग इंडिया अटल जी का भी था, साइनिंग इंडिया अटल जी ने दिया, उनको भी बाहर जाना पड़ा। तो सियासत में जोड़तोड़ बहुत मायने रखता है, और इसी जोड़तोड़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कर्मवीर आजाद जी मौजूद हैं। एक चीज जिसको हम लोग शायद इस डिबेट में हम लोग को चर्चा जरूर करनी चाहिए कि अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को 80 में 80 हरा देंगे, और अगर भाजपा ये कहती है कि हम 80 में 80 जीत के आएंगे, उसमें एक सियासी दल की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, जिस सियासी दल का नाम है बहुजन समाज पार्टी, और जिस नेता का नाम है मायावती। करमवीर जी, आपको लगता है कि अगर मायावती जी इंडिया में शामिल नहीं होती हैं, जैसा कि अभी तक बिल्कुल स्पष्ट भी है, साफ नजर आ रहा है, ऐसे में अगर बंटवारा होता है दलित और मुस्लिम मतों का, तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव इंडिया जो तमाम बाकी दल जोड़ तोड़ करके जो आ रहे हैं वो भाजपा को हरा पाएंगे? क्योंकि 2022 की नजीर को आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर दावे किए जा रहे थे कि हम बीजेपी को हरा देंगे, मायावती ने इतने मुस्लिम कैंडिडेट्स दिए कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी को उसका प्रचंड लाभ मिला और समाजवादी पार्टी किनारे हो गई। जी मनोज भाई, पहले तो स्वतंत्रता दिवस का सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। जी, और मैं एक चीज बताना चाहता हूं मनोज भाई, अभी त्रिवेदी जी और हमारे मनोज भाई और मनीष भाई और गोस्वामी जी ने जो बातें अभी कही हैं, केवल इन लोगों ने एक राजनीतिक पहलू पे बात किया है, लेकिन राजनीतिक पहलू से हट करके एक सामाजिक पहलू भी, जिस पर कोई चर्चा नहीं होती है जनरली, मैंने देखा है डिबेट में। और ना ही मैं बसपा का, आपको बता दूं, कई बार जो है आपने बसपा समर्थक लिखा, मैं किसी दल का समर्थक नहीं हूं। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं और समाज की वेदनाओं पर चिंता व्यक्त करता हूं, बहुजनों की वेदनाओं पे, वो वर्ग जो वंचित, शोषित, पीड़ित रहा है, सदियों से रहा है। कल मनोज भाई ने बहुत बातें मैं कहना चाहता था, लेकिन हमारी तरफ से मनोज भाई ने बहुत अच्छा कहा था, कल अपनी बात रखी थी। चूंकि कल इतिहास पे चर्चा हो गई, इसलिए मैं उस बिंदुओं पे नहीं जाना चाहता हूं। और रही देखिए वोट की बात है, मैं आपको एक चीज मैं बता दूं, एक बार डिबेट पे मैं इस पर चर्चा किया हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो नीति अपनाती है, उस नीति का काउंटर ना करके हम लोग दूसरी दिशा में वो बॉल फेंक रही है कहीं और हम लोग बैट मार रहे हैं कहीं और चाहे इंडिया का गठन हुआ जो 26-27 घटक दल है, उसमें किसी के पास मजबूत संगठन नहीं। वास्तविकता जो ग्राउंड लेवल पे अगर जाकर के धरातल पे हम लोग देखें तो किसी के पास मजबूत संगठन नहीं है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस बूथ से
जिस बूथ से कभी एक वोट भी नहीं मिलता था, उस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर पन्ने में एक प्रमुख बना करके किस तरीके से कम जहां एक वोट भी नहीं मिलता था, वहां से पन्ना प्रमुख बना करके उस पन्ना प्रमुख का वोट बटोरने का काम किया। तो जो नीति भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है और जिस नीति के आधार पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आती है और रणनीति, इनके यहाँ जो रणनीतिकार लोग हैं, जो रणनीति बनाते हैं, उनके उस पर सोचने की जरूरत है। हवा में बयान देने की जरूरत नहीं, 80 हराओ 80 जिताओ, ये सब कोई बात नहीं है। और ये जरूरी नहीं आप प्रैक्टिकल करके 2019 में सपा बसपा गठबंधन करके, जबकि दोनों बहुत मजबूत पार्टियां रही हैं, दोनों की सरकार रही है, करके इन लोगों ने प्रयोग करके भी देख लिया है। तो वो प्रयोग से काम नहीं चलेगा, भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की कई जगह मैं तारीफ इसलिए करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस दिन से ये चुनाव जीतते हैं, उसी दिन से अगले पांच वर्ष आगे के लिए ये चुनाव में लग जाते हैं। लेकिन जब आपने बहुत ऐसी बात कही कि कभी रुकते ही नहीं है और लगातार वो अपने चुनाव को, नेक्स्ट चुनाव को लेकर के पहले दिन से एक्टिव हो जाते हैं, पहले दिन से एक्टिव हो, अब वो नेक्स्ट विधानसभा के लिए लग जाते हैं। और हमारे यहाँ पे कुछ बड़े बड़े नेता हैं, चूंकि आपने माननीय बहन जी के बारे में कहा है, मैं मान्यवर काशीराम साहब की विचारधाराओं से ओतप्रोत हूँ और जुड़ा हूँ। चूंकि बचपन से जब से मैंने होश संभाला है तो मैंने उन्हीं को देखा, उन्हीं को पढ़ा है, और मैं बहुत डीपली ऑब्जर्व करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मान्यवर काशीराम को कॉपी किया और किसी दल ने कॉपी नहीं किया। संगठनात्मक रूप से इन्होंने, जो मान्यवर काशीराम साहब, चूंकि हम लोग कैडर के लोग हैं, उन्होंने कहा 1 बूथ 10 यूथ, तो उससे भी आगे बढ़ करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उससे भी आगे बढ़ गए कि एक एक पन्ना पे एक एक प्रमुख। अब ये सोच लीजिए कि जिस बूथ पे एक वोट नहीं था, और दूसरी चीज कूटनीति भी इनके अंदर बहुत है। आप समझिए कि ये सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपको मैं बता दूं, एक एक बूथ पे ये जान जाते हैं, सर्वे कराते हैं उन्हीं से कि कौन किसी अन्य दल का है। आपको मैं बताऊं, मैं 2022 में विधानसभा लड़ा था और मैंने एक एक बूथ की समीक्षा की थी। मुझे पता चला कि जो मेरे वोटर थे उनका कोर्ट में नाम ही नहीं है। अब इसमें निर्वाचन आयोग को वो होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग को एक्टिव होना चाहिए कि उनका वोट कैसे पड़े। लेकिन ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। इस पे मैंने आज तक मैं बहुत बार मैंने चर्चा भी की और बात भी रखी, बल्कि मैं अभी 2022 में एक PIL किया था परिवहन विभाग के, और मैं इन पर्सन PIL में मैं स्वयं बहस किया था हाई कोर्ट में किसी जनहित के मुद्दे को लेकर के। इनकी पॉलिसी को मैंने किया कि अब चूंकि मैं पहली बार न मैंने लॉ किया, कुछ नहीं किया है, उसके बावजूद भी मैंने 11 बार 6 7 कोर्टों में अपनी बात रखने का काम किया। लास्ट में माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय तीर्थंकर दिवाकर साहब और राजेंद्र राय साहब की बेंच ने मुझे यह कहते हुए हुआ कि आपने भारत सरकार को पार्टी नहीं बनाया, क्योंकि ये नोटिफिकेशन 110-26 भारत सरकार का है। और वाकई में वो पॉलिसी बहुत ही खराब है, क्योंकि इन्होंने डिजिटल लिटरेसी, इन्हीं का नीति आयोग कहता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम बिलो 30% है, और इनके यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसमें इन्होंने 99% कर दिया गया। तो वो पॉलिसी बिल्कुल ही गलत। और एक चीज मैं आपको मानस भाई बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लड़ने के लिए उनके बराबर सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए उनके बराबर सोचना पड़ेगा, उनके समकक्ष आके सोचना पड़ेगा, और वो क्या सोच रहे हो उसका काउंटर। ये नहीं कि उन्होंने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, उनके बराबर संगठन भी खड़ा करना पड़ेगा। शरद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। देखिए, अभी तो हम लोगों ने बात की उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की, तमाम योजनाओं की, कि किन योजनाओं पर विपक्ष हमला करेगा, कौन सी ऐसी योजनाएं जिनको लेकर के सरकार उपलब्धि के तौर पर जनता के बीच में जाएगी। लेकिन एक दूसरा सवाल है
किसी भी चुनाव को जीतने के लिए संगठन बेहद अहम होता है और इसमें कोई शक नहीं कि संगठन भारतीय जनता पार्टी के पास बेहद मजबूत है। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि बूथ पर ही नहीं, पन्ना के भी उनके प्रमुख, यानी एक पन्ने पर जितने वोटर हैं उसके भी प्रमुख है, उनकी भी जिम्मेदारी तय है। ऐसे में अगर हम शरद जी संगठन की बात करें तो संगठन निश्चित तौर पर आपके पास बहुत मजबूत है, लेकिन जो सवाल अभी आपके विपक्ष के साथियों ने उठाए और वो आंकड़ों के सहित आपके सामने पेश कर, तो निश्चित तौर पर ये आंकड़े जनता के बीच भी जाएंगे। 10 साल की आपकी केंद्र की सरकार हो चुकी है, लगभग 6.5 साल आप उत्तर प्रदेश की सरकार चला चुके हैं। निश्चित तौर पर अब जवाब देने की बारी आपकी है, तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। तो जनता से क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे, कैसे बताएंगे कि हमने उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी खत्म कर दी, कैसे बताएंगे कि जब आपके ही देश के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है, किस तरीके की स्थिति है, तमाम अखबारों में उसको लेकर के जिक्र किया गया। लोग आपसे भी पूछेंगे कितने सारे एमओयू आपने बताए थे, 4 लाख करोड़ 5 लाख करोड़, आया कितना? तो ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनका अब आपको जवाब देना है। शरद जी, जवाब कैसे देंगे आप? मानस जी, हमारे मनीष भाई ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। ये सिर्फ एक जो अर्थशास्त्री ही ऐसे कर सकता है, तो मैं उनकी सब बातों का जवाब दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो विपक्ष का मेन लक्ष्य है कि साहब हमको हर सीट पे एक व्यक्ति को खड़ा करना है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये एक व्यक्ति को खड़ा करते हैं, एक कैंडिडेट को खड़ा करते हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा मैं आपको बता दूं कि 136 सीटों पे 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे और 2017 में 224 पे हमें 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। तो ये अगर एक को एक पे खड़ा करेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा? पहले तो एक को एक पे खड़ा करें, और अगर खड़ा भी करेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा वो अभी पता चल जाएगा। 8-9 महीने की बात है, साल भर की बात है, सब पता चल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो हमारे मनीष भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि साहब हम लोगों को रेवड़ी कल्चर में नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो 2 कांग्रेस शासित प्रदेश थे, एक पंजाब था, वहां डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 53% है। पंजाब सरकार आज की तारीख में, जिसका पाप आम आदमी पार्टी भुगत रही है, आज की तारीख में पंजाब सरकार अपना जो कर्जा है उसमें 20% खाली सूद दे रही है, क्योंकि किस्तों में कर्जा और सूद दोनों होता है। पंजाब सरकार अपना सिर्फ सूद जो है वो 20% अपने बजट एलोकेशन का दे रही है। दूसरे नंबर पे राजस्थान सरकार है जिसका 47% डेट टू जीडीपी रेशियो है। 2 सबसे बड़ी कर्जदार जो स्टेट है वो कांग्रेस शासित एक थी और एक अभी भी है। और अभी करीब मुझे लग रहा है शायद हफ्ते या 10 दिन पहले एक योजना लाए थे हमारे गहलोत साहब, उन्होंने उसमें 2,500 करोड़ की नई स्कीम बना दी है, वो सिर्फ जो बांटने के लिए है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, मैं किसी चीज को ऐसे नहीं कहूंगा जिसमें शक शुबा हो सकता है। पहले तो यह कि उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले, वो जग जाहिर है, उसमें हम लोग कई बार बहस कर चुके हैं, उसमें कोई ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहली बार पिछले साल, मैं आपको इशू बता रहा हूं, इंडिया टुडे स्टेट ऑफ स्टेट्स 26 दिसंबर के इशू में आया था कि 2021 और 2022 दोनों साल में उत्तर प्रदेश वाज मोस्ट इंप्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री। मैं देश की बात कर रहा हूं, किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं। मोस्ट इंप्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री 2 साल तक। अभी इस साल क्या होगा वो भी पता चल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था कहां थी वो हम सब जानते हैं। इसी मैगजीन का मैं आपको बता रहा हूं, ये राष्ट्रीय स्तर की मैगजीन है, 13वें नंबर पर भारत था, उत्तर प्रदेश था, 13वें से 6 नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया है। 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है, जिसमें सबसे बड़ा नंबर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में पहली बार क्योंकि जैसे भी हमारे मनीष भाई ने कहा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट तब होता है जब उसके लिए कंडूसिव एनवायरनमेंट हो, उस तरह के वहां बुनियादी सुविधाएं हो, जमीन हो वहां पे। अभी हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन ने अभी जो इन्वेस्टर समिट हुआ था, उन्होंने कहा था कि साहब हमको उत्तर प्रदेश आने में डर लगता था, हम लोग उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब हम उत्तर प्रदेश में निवेश भी करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश अब निवेश के लायक बन गया है। दूसरा, मुकेश अघी साहब हैं जो इंडो यूएस फ्रेंडशिप फोरम के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था में रिमार्केबल चेंज आया है, जमीन आसमान का फर्क आया है।
उत्तर प्रदेश ने अभी मैं आपको बता दूं कि 2014 से 17 के 2012 से 17 के बीच में 1.25 लाख टन धान का उत्पादन हुआ था, जिसमें 17,000 करोड़ पेमेंट हुआ था। और अभी जो पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी 2017 में सरकार रही है, तब से आज तक 3,45,000 करोड़ का जो धान की उपज हुई है, जिसके लिए 64,000 करोड़ रुपया का पेमेंट हुआ है। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं, मैं अपने व्यक्तिगत बात बता रहा हूं। मैं अपने जिले में गया था 2014 के चुनाव में, तो मैंने वहां पूछा, मैंने कहा कि एक जगह से दूसरी जगह एक दो अमुक जगहें हैं जिनके बारे में मैंने पूछा। मैंने कहा कि हमें वहां जाना है तो कितना वक्त लगेगा, कितना दूरी कितनी है? तो उन्होंने कहा साहब 4.5 घंटे लगेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं घंटे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि दूरी कितनी है। कहा नहीं साहब दूरी से कोई मतलब नहीं, मैं आपको बता दूं 4.5 घंटे। हमने कहा भाई फिर भी बता दो कि किलोमीटर में कितना दूरी है। तो कहने लगे साहब 125 किलोमीटर है, लेकिन लगेंगे आपको 4.5 घंटे। ये हालत थी उत्तर प्रदेश की। अब उत्तर प्रदेश का नाम जो है, जो अगर हम लोग जो है ईज ऑफ बिजनेस में दूसरे पायदान पे आए हैं, ये आंकड़े हमने नहीं पैदा किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में छठे पायदान पे आए, ये आंकड़े हमने नहीं पैदा किए हैं। जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है, वो हमने नहीं कहा है, ये पूरा भारत जानता है। और अगर हम विश्व में 5वें नंबर पे आए, तो ये कोई आंकड़े माननीय मोदी जी ने घर में बैठ के नहीं बनाए हैं। हमने कोई काम नहीं किया है, कोई विकास का काम नहीं है। और मैं एक और चीज बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2017 में 14.6% अनएम्प्लॉयमेंट था, जो आज की तारीख में 4.2 है, जिसको हम लोगों ने अखबार में छपवाया था। अगर कोई खंडन करना चाहता है, हमारे मित्र खंडन करें, मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की। लेकिन जो हालात हैं, जो विपक्ष के जो स्पेशल 26 अभी संगठन बना है, उसकी क्या भूत क्या था और भविष्य क्या है। वर्तमान में तो ये हो गया है कि कांग्रेस का जो पंजाब का यूनिट है, उन्होंने कह दिया है कि साहब हम आम आदमी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। मणिपुर मेघालय का पूरा यूनिट कांग्रेस का 12 एमएलए का, विधायकों का, वो सारा टीएमसी में चला गया है। उनके मुख्यमंत्री संगमा वो टीएमसी में चले गए हैं। जो टीएमसी ने कह दिया है कि हम अगर कांग्रेस समझौता करेगी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, तो हम कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करेंगे। केजरीवाल धमका के इनको वहां तक ले आए हैं। तो ये अभी विपक्ष कहां तक चलेगा, कितना चलेगा? उद्धव ठाकरे ने माननीय राहुल जी को नालायक कहा है। ये मैं शब्द ये नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन ये उनके शब्द मैं आपको बता रहा हूं। तो जो इस समय हालात हैं, जो ये स्पेशल 26 संगठन बना है, जिसमें खनन माफिया जो है वो शिक्षा माफिया के साथ जुड़ा है, जो शराब घोटाले वाले हैं वो 2G स्कैम वालों के साथ खड़े हैं, जो अभी एक दूसरे पे रेड करवाना चाह रहे थे। शारदा घोटाले में राहुल जी जो है टीएमसी पे रेड करवाना चाहते थे। अखिलेश केजरीवाल जी कांग्रेस के ऊपर रेड करवाना चाहते थे, जीजा जी के ऊपर रेड करवाना चाहते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के अगर खौफ से सब लोग एक हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सपना देखना बहुत अच्छी बात है, बड़े सपने देखने चाहिए। लेकिन इनके कार्यकाल को कांग्रेस का देख चुका है जनता। करीब करीब 70 साल तो इन्हीं की सरकार थी, जनता ने देख लिया है। 74 में इंदिरा जी ने कहा था गरीबी हटाओ, उन्होंने तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चलाया और सारे गरीबों को हटा दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार जो है वो 4 बार बन चुकी है, उसका क्या नतीजा निकला था जनता ने देख लिया है। बसपा की सरकार 4 बार बनी, उनका क्या नतीजा निकला जनता ने देख लिया है। और जो अभी हमारे जो चंद मोदी जी के मित्रों की बात हो रही थी, मैं बता दूं कि उन्हीं में से एक चंद मोदी जी के मित्र हैं। उनके लिए समाजवादी पार्टी ने दादरी में 2000 एकड़ किसानों की जमीन छीन के एक जो चंद उद्योगपति जिनका नाम अनिल अंबानी है, उनको उन्होंने दे दिया था। उसमें हम नहीं थे कहीं। वो जमीन वापस लेने भी बहन जी ने की थी, हमने नहीं करी थी, क्योंकि हम तो कहीं बीच में थे ही नहीं। तो ये जो चंद उद्योगपतियों का जो समस्या है, कांग्रेस की जो चंद उद्योगपतियों की समस्या है, उसमें सबसे पहले एमएमटीसी का जो मोनोपोली है वो किसने खत्म करी थी? वो उन्होंने खुद कहा है कि राजीव गांधी ने खत्म करी थी, जिससे के बाद जो अडानी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन बना, अगर वो नहीं खत्म करते, एमएमटीसी सरकारी विभाग था, अगर खत्म नहीं करते तो वो नहीं बनते। मुंद्रा पोर्ट गुजरात में उन्होंने दिया अंबानी जी, अडानी जी को। जो विजयगन पोर्ट केरल में बना है वो अडानी जी को उन्होंने दिया। अभी 65,000 करोड़ का निवेश राजस्थान में हो रहा है। अरे इतने कांटे लगे हुए हैं अडानी जी में, तो आपको तो उनसे दूर रहना चाहिए।
गोडा प्रोजेक्ट जिससे बांग्लादेश को बिजली बेची जा रही है, वो गोडा प्रोजेक्ट टीएमसी ने उनको दिया है। लेकिन मित्र अडानी जो और अंबानी जो चंद उद्योगपति मित्र हैं, अभी राहुल जी ने भी कहा, कहने लगे 35,000 करोड़ मोदी जी ने लेके अपने चंद मित्र को दे दिया। अरे भैया 35,000 करोड़ लेते तो हम अपने पास नहीं रख लेते, हम काहे को उन मोदी जी के मित्रों को दे देते। तो ये सपना बहुत अच्छी बात है, जनता देख चुकी है। 9 साल में जब जब चुनाव में गए उत्तर प्रदेश में, 2 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा, 2 बार निकाय चुनाव, नतीजा सामने है। जनता जनार्दन है, जनता सबसे बड़ी चौधरी है। हमने कभी अपने आप को चौधरी बनने के लिए नहीं कहा है, न हम मानते अपने आप को चौधरी। जनता ने जिसको जो जगह थी वो बता दी है। और ये किस तकलीफ से ये सारे लोग, जो हमारा स्पेशल 26 जुड़ा है, वो कितने दिन जुड़ेगा, एक अननेचुरल कोलैबोरेशन है। वो तो भविष्य करेगा, क्योंकि सबके अपने हित होते हैं शरद जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर। लेकिन मनीष सिंघवी जी से हमने बहुत सारा उत्तर प्रदेश की अर्थशास्त्र के बारे में समझा, तमाम योजनाओं की बारीकियां, उनके आंकड़े भी समझे। लेकिन दूसरा सवाल ये है मनीष जी की संगठन बहुत अहम होता है किसी भी चुनाव को जीतने के लिए। संगठन में आप कहीं भी खड़े नहीं होते भारतीय जनता पार्टी के सामने, तो मुकाबला कैसे संभव होगा? क्या अखिलेश यादव के सहारे या उनकी बैसाखी के सहारे आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए, मानने में कहीं भी मुझे गुरेज नहीं है कि भाजपा के मुकाबले हमारा संगठन यूपी में अभी कमजोर है। रेस्ट स्टेट्स में बहुत बेहतर हम कर रहे हैं, और अभी आगे वाले जो 4 स्टेट्स में चुनाव है, वहां ये आपको भी पता होगा कि बहुत अच्छी लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ हो, वो एमपी हो, वो राजस्थान हो, तेलंगाना हो, हम बहुत अच्छी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमें ये पता है कि उत्तर प्रदेश में हम कमजोर हैं। किसी भी समस्या को दूर करने का पहला रास्ता शुरू होता है जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं। हमने स्वीकार किया, हमने माना है, हम लगातार संगठन पर काम कर रहे हैं। लगातार यहां से दिल्ली तक बातचीत चल रही है कि कैसे संगठन को और मजबूत किया जाए और तेज किया जाए। बाकी गठबंधन किसके साथ होगा, कैसे होगा, किन सीटों पर होगा, ये आप जानते हैं। ये मेरे क्षेत्र से बाहर की बात है, ये ऊपर के लेवल पर तय होगा, पार्टी तय करेगी। ये अलग बात है कि जो आदेश हम लोगों को दिया जाएगा, हम लोग उस पर काम करेंगे। लेकिन मैंने संगठन के लिए कहा कि संगठन के लिए निरंतर बात हो रही है, और ये एकदम सत्य है कि बिना संगठन के कोई भी सरकार नहीं आ सकती। मनोज यादव जी, अभी जिसका जिक्र कर रहे थे शरद जी, के बहुत सारे ऐसे भी दल हैं जिनके साथ तालमेल को लेकर के अभी से ही मनमुटाव शुरू हो गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 80 में 80 कैसे रहेंगे? पहले सीटें तो तय कर लीजिए। बिल्कुल सही कहा, और जो बात मनीष सिंघवी जी ने कही है, उस बात के लिए मैं उनको 2 लाइनें कह दे रहा हूं, और उनके कार्यकर्ताओं का आत्मबल मजबूत होना चाहिए। अब सिर्फ कांग्रेस का विश्लेषण नहीं उत्तर प्रदेश में होगा, इंडिया का विश्लेषण होगा। सिर्फ कांग्रेस का आकलन मत करिए। हर बूथ पे अगर बीजेपी पन्ना प्रभारी बनाएगी पन्ने के हिसाब से, तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरब से लेके पश्चिम तक और बुंदेलखंड से लेके रोहिलखंड तक, वहां पे सारे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हर बूथ पे खड़े होंगे। हम कांग्रेस को कहीं कमजोर नहीं होने देंगे, और जहां कांग्रेस मजबूत है वहां दूसरे दलों को वो कमजोर नहीं होने देगी। इसलिए ये भूत भूत वाला जो फलसफा बनाने और बताने की कोशिश की जा रही है, वो बीजेपी अपनी के बजाय, हमें कोई विशेष ज्यादा इस बात की चिंता नहीं है। हाँ, जो कमजोरी जहां पे है उसको लगातार संगठनात्मक रूप से सभी दल एक दूसरे को पूरा करने पर लगे। मैं बीजेपी की सरकार को परिभाषित करना चाहता हूं, बड़ी अच्छी लाइन है। और ये लाइनें जो अभी आंकड़े मोदी जी ने नहीं बना दिए, फलाने ने ये कर दिया, इन सब का जवाब अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। शीर्षक है ठाकुर का कुआं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक कविता है, बड़ी अच्छी कविता है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। मैं समझ रहा हूं मानस जी, आप पूरी तरीके से, आपके दर्शक समझेंगे। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत कल्याण ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर या देश, क्या है अपना? इन लाइनों को मैं देख लीजिएगा, बड़ी जल्दी आपको मैं बिल्कुल उन शब्दों में सुनाऊंगा जो मौजूदा सरकार है। जितना कुछ है सिस्टम, सब मोदी का, हर व्यवस्था संस्थान मोदी का,
सिर्फ आम जनता से क्या लिया जा रहा है? जीएसटी, और जीएसटी लेके उसको गरीबियत की तरफ ढकेला जा रहा है। क्या बताने की कोशिश कर रही है सरकार? आप ट्रिलियन बिलियन का सपना दिखा के खुश कर सकते हैं कुछ महीनों के लिए, चंद दिनों के लिए। मैं एक बात बताना चाहता हूं, और ये बात बीजेपी के लोगों को याद रखनी चाहिए। हमारे कर्मवीर जी ने बात सही कही कि बीजेपी ने अडॉप्ट किया कि कैसे काशीराम जी ने संगठन बनाया था, और संगठन के किस आधार पे हम पन्ना से लेके और तमाम सारे प्रमुख बना डाले इन्होंने। कर्नाटक में कहां था, हिमाचल में कहां था पन्ना प्रमुख कंपनी? अरे जनता को सिर्फ आत्मविश्वास देना है। एक नरेटिव दिन रात ये बनाया जाता है कि मोदी को हराएगा कौन, ये बिखरा हुआ विपक्ष हरा पाएगा क्या? क्या हुआ? विपक्ष तो एक हो गया। अब मैं त्रिवेदी जी एक लाइन कह दूं, एक लाइन बस, एक लाइन बोल दूं, एक लाइन। अभी शरद जी कह रहे थे कि ये कितने दिन तक एक रह पाएंगे? अभी तक तो बिखरे थे, अब कितने दिन तक एक रह पाएंगे? हम उस दिन तक एक रहेंगे जिस दिन तक आपको हटा नहीं देंगे और इस देश को पटरी पे ला नहीं देंगे। ये स्पष्ट बात। लास्ट कमेंट हम चाहेंगे बहुत संक्षेप में। प्रमोद गोस्वामी जी जुड़े हुए हमारे साथ। प्रमोद जी, आपने एक एक करके सभी वक्ताओं को सुना, जितने भी पार्टी के सभी के पक्ष आ गए, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर आपका विश्लेषण क्या है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो इंडिया बनाम एनडीए होने जा रहा है, वहां पर कौन आपको किस स्थिति में नजर आता है? देखिए मानस जी, मैंने ये बात पहले भी कही, ये अभी शरद जी ने ये बात कही कि 9 चुनाव हो चुके हैं, लोकसभा के 2, विधानसभा के 2, पंचायतों के यहाँ के, वो ठीक है, विपक्ष बिखरा हुआ था। लेकिन ये आप चूंकि एक बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में तो आप को कहना ही चाहिए, या मनोज जी को सपा के रूप में कहना चाहिए, वो अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन जो आप, मैं एक चीज शरद जी की बात जरूर इस पर थोड़ा सा अपनी एक संक्षिप्त रखना चाहूंगा कि ये जितने भी आंकड़े आपने गिनाए हैं, ये आंकड़ों की बाजीगरी ने इस देश का बहुत नुकसान किया, सारे राजनीतिक दलों ने। ये आंकड़े रख के, जो अपराधों के आंकड़े ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 30 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि आंकड़े, जो सरकार आती है वो आंकड़े गिर जाते हैं। कोई ऐसी सरकार नहीं है, चाहे वो सपा की रही हो, बसपा की रही हो, इससे पहले कांग्रेस की रही हो, भाजपा की आ गई हो, चाहे कल्याण सिंह की सरकार रही हो, चाहे राजनाथ जी की सरकार रही हो, और चाहे किसी की भी सरकार रही हो, चाहे योगी जी की हो। ये आंकड़ों की बाजीगरी जो है, ये बड़ी जनता को ज्यादा, जनता तो बेवकूफ बन सकती है लेकिन पढ़े लिखे लोग नहीं बन सकते। मैं खाली एक बात, जो इन्वेस्टर्स समिट की बात थी, आप मुझे ये आंकड़ा दे दीजिए कि इन्वेस्टर समिट में 3 इन्वेस्टर समिट हुई, कितने लाख करोड़ के एमओयू हुए, कितना पैसा आ गया। और ये बात मैंने पहले कही, मैं वही मैं कह रहा हूं। तो ये आंकड़ेबाजी, आंकड़ों का जादूगरी, ये बात है। आंकड़ों की बाजीगरी से काम नहीं चलेगा। चलिए, आज से चर्चा को यहीं पे विराम देना होगा। आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में 80 बनाम 80 की लड़ाई की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक नारा दिया कि 80 हराओ भाजपा हटाओ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 को लेकर के मैदान में उतरने जा रही है। ऐसे में आंकड़े दोनों तरफ से पेश किए जा रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से। जनता को आकलन करना है कि किसके आंकड़े मजबूत है और उत्तर प्रदेश में कौन कितना बड़ा सियासी खिलाड़ी और सियासी समीकरण किसके पक्ष में जा रहा है। आज इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। कल फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।